आवाज अड्डा। आज सोनिया गांधी का 69वां जन्मदिन है और इस मौके पर सबसे बड़ा तोहफा उनको मिला है दूसरी विपक्ष पार्टियों के समर्थन के रूप में। कोर्ट में चल रहा नेशनल हेराल्ड केस को अब आत्मसम्मान की लड़ाई बना दी गई है और कांग्रेस को मिल रहे सपोर्ट का नजारा संसद में भी दिखा। इसी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इस लड़ाई में सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घसीटने की कोशिश की है। राहुल का कहना है कि नेशनल हेराल्ड केस का उठना सिर्फ और सिर्फ 100% बदले की राजनीति है। बीजेपी का जवाब भी उतना ही आक्रामक है। बीजेपी कह रही कि राहुल गांधी संसद में आके सबूत दे और प्रूव करे कि सरकार ने कैसे इसमें बदला लिया और सरकार कैसे इन्वॉल्व है। तो क्या कांग्रेस बीजेपी के रिश्ते और खराब हो चुके हैं और क्या सोनिया और राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस के जरिए अपने पॉलिटिकल करियर को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं? आवाज अड्डा पर इसी खास चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहा है आज मेगा पैनल। बीजेपी के उपाध्यक्ष प्रभात झा, कांग्रेस की प्रवक्ता जयवीर शेरगिल, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नाविद सिद्दीकी, राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील KTS तुलसी, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह, फर्स्ट पोस्ट के एग्जीक्यूटिव एडिटर अजय सिंह और वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान। स्वागत है आप सबका इस खास डिबेट में। जयवीर शेरगिल जी, पहले आप बताएं कि नेशनल हेराल्ड केस की सुनवाई हो रही है, 19 तारीख को समन्स है, बार बार इसमें संसद में आप लोग क्यों उठा रहे हैं? तमन्ना जी, नेशनल हेराल्ड केस के दो पहलू हैं, एक राजनीतिक, एक कानूनी। मैं पहले ये बात साफ कर दूं क्योंकि कई चैनल्स में चल रही है कांग्रेस एक कानूनी प्रक्रिया, एक न्यायालय पे सवाल उठा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस को पूरा भरोसा है कानून पे, कानूनी प्रक्रिया पे और न्यायालय पे। इसको इसलिए लीगल जो लड़ाई है हम वो कोर्ट में लड़ेंगे। दूसरा राजनीतिक। तमन्ना जी, अगर आप पिछले 20 महीने उठा लें, 2013 उठा लें या सुब्रमण्यम स्वामी जी का इतिहास उठा लें, तो भारतीय जनता पार्टी और सुब्रमण्यम स्वामी का एक ही लक्ष्य है, वो ये है कि गांधी परिवार पे किसी न किसी तरह कीचड़ उछालना। अब ये पॉलिटिकल वेंडाटा क्यों है, इसके मैं आपको 3 एग्जाम्पल्स देता हूं और आप ही जज कीजिए। सबसे पहले, ये केस सिर्फ एक ही लक्ष्य से फाइल हुआ था कि किसी ना किसी तरह गांधी परिवार पे कीचड़ उठाला जाए। भ्रष्टाचार से ना भारतीय जनता पार्टी को कोई मतलब है, ना सुब्रमण्यम स्वामी पे। दूसरा, ईडी ने 2015 अगस्त में केस बंद कर दिया जाता है। बंद किए हुए केस को सुब्रमण्यम स्वामी के कहने पे दोबारा सितंबर 2015 पे खोला जाता है। तीसरा, हाई कोर्ट की जजमेंट दोपहर को आती है। शाहनवाज हुसैन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं जिसमें पूरे इस केस को एक राजनीतिक रंग दिया जाता है, एक सनसनी बनाया जाता है, जब तक के जजमेंट 6:30 बजे आने चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी बढ़ती पहले मैं आपसे पूछ रही हूं और पहले आपकी पूरी बात सुनिए, मैं वाक्य दे रहा हूं। मैं वाक्य तीसरा छोटी सी बात करूंगा। सारे 3 पॉइंट मैंने सुन लिए, लेकिन आप ये बताइए नहीं, तीसरा मैंने भी बताना है। तीसरा आपने बताया, तीसरा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर दिया। आप कह रहे हैं कि लक्ष्य, इंटेंट, आप कह रहे हैं इंटेंट, सुब्रमण्यम स्वामी ने किस मंशा से केस फाइल की जी। और तीसरा अगर ये कानूनी मामला है, तमन्ना जी, तीसरा अगर ये कानूनी मामला है, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कांग्रेस पार्टी को एक आरोपी या एक मुल्जिम घोषित कर दिया है बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के। अच्छा, अगर ये पॉलिटिकल वेंडाटा नहीं है तो क्या है? जब आप किसी को आरोपी या एक फांसी दे दें बिना ट्रायल के, वो शेरगिल जी और प्रभात झा हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के उपाध्यक्ष। अब आपने तीनों बात कह दी। आप मेरा सवाल भी सुन लीजिए। आप जयवीर शेरगिल जी, आप कह रहे हैं कि किस मंशा से सुब्रमण्यम स्वामी ने ये फाइल किया, ये आप पहला कारण बता रहे पॉलिटिकल वेंडेटा का। जो भी कारण हो, लेकिन केस पहुंच गई है कोर्ट में और अदालत को पहली नजर में उसमें कुछ फैक्ट्स नजर आए हैं, इसलिए समन्स हुई है। आपकी जो अपील है वो खारिज कर दी गई है, तो वो बात वहां पर निकल गई। दूसरा, आपने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात की, यहां भी वही दलील दी जा रही है कि कोर्ट में तो पहुंच गई ना केस, अभी आप कोर्ट में लड़िए। आपके पास क्या प्रूफ है पॉलिटिकल वेंडेटा का? नहीं, तमन्ना जी, मैं माफी चाहता हूं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का केस और नेशनल हेराल्ड जो हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में केस चल रहा है, दो अलग बातें हैं। ये मैं जानती हूं। एक ही ट्रांजैक्शन पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में कंप्लेंट दर्ज की गई है, पैरेलल कंप्लेंट ट्रायल कोर्ट में दर्ज की गई है।
आपका पॉइंट नहीं, मैं कह रहा हूं क्यों नहीं, जांच के बाद जब क्लोजर रिपोर्ट आ गई थी उस केस को दोबारा क्यों खोला जा रहा है? क्या कारण है, क्या कमी रह गई थी पहली क्लोजर रिपोर्ट में? तो हम सबसे शेयर किया जाए, क्या क्यों वो पहली रिपोर्ट को क्यों नहीं माना जा रहा? नहीं, तो ये बताइए, ये बताइए जयवीर शेरगिल जी, अच्छा ठीक है, मैंने इनको इनकम टैक्स का नोटिस दिलवा दिया। आप फिर संसद में क्यों उठा रहे हैं? आप इसको संसद में क्यों उठा रहे हैं? आप केस लड़िए ना कोर्ट में, आप संसद में क्यों उठा रहे हैं? संसद में काम क्यों नहीं होने दे रहे हैं? इसका लॉजिक आप समझाइए। उसका जवाब है ये, मैंने आपको पहले कहा था, कानूनी केस कांग्रेस पार्टी कोर्ट में पूरी सरफरोशी से लड़ेगी और जितने इंजाम हैं उनको गलत साबित करेगी। दूसरा, आज हम संसद में क्यों लड़ रहे हैं? पहली तो बात, भारतीय जनता पार्टी का कोई हक नहीं है। 2011-12 याद करवा दूं, जब अमित शाह को एसआईटी मॉनिटर्ड केस में अरेस्ट किया गया था, ये अरुण जेटली जो आज सबको, अब मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, आप संसद में क्यों? मैं सवाल दे रहा हूं ये, एक हम सरकार को कड़ा संसद में इसलिए नहीं काम होने दे रहे, हम इसलिए प्रोटेस्ट करें, एक सरकार को कड़ा संदेश देना चाहते हैं कि वो ऑपोजिशन को इस तरह के डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल करके शांत नहीं कर सकते। वो एक विपक्ष की इज्जत करना सीखें। दूसरा, तीसरा, अगर विपक्ष से लड़ना है तो मुद्दों पे लड़े, के खिलाफ कोई सवाल ना उठा, ये है इज्जत विपक्ष के करना आपके मुताबिक। प्रभात झा जी, आपका क्या जवाब है? दुष्प्रचार ना करें, तानाशाही ना करें। अगर भ्रष्टाचार दूर करना चाहते हैं, बीजेपी का भी व्यू सुन लेते हैं। पंकजा मुंडे का सवाल आता है, बीजेपी का भी व्यू सुन लेते हैं। प्रभात झा जी, यहाँ जो तीसरा पॉइंट जयवीर शेरगिल ने गिनाया वो ये था कि क्यों जो कोर्ट का ऑर्डर अभी तक आया भी नहीं था, उसके पहले ही शाहनवाज हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और आप लोग ने आरोप लगा दिया, आरोपी घोषित कर दिया कांग्रेस पार्टी को। देखिए, कांग्रेस पूरी तरह से होस्टाइल हो चुकी है। वो चुनाव क्या हारी, उसे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री कैसे बन गए। आपकी कृपा पे नहीं बने हैं, जनता की कृपा पे बने। इसलिए भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप है ये नेशनल हेराल्ड का मामला। आपने पैसा इकट्ठा किया और पैसा किसके नाम पर किया और कहां लगा दिया, और जब इस बात को लेकर अब कोर्ट में कोई गया है तो अदालत का अपमान आप क्यों कर रहे हैं? संसद का अपमान आप क्यों कर रहे हैं? अदालत क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से डरेगी या कांग्रेस से डर जाएगी? किसी से डरने वाली नहीं। कानून अपना काम करता है, इसलिए कांग्रेस को समझना चाहिए संसद उसका फोरम नहीं है। और कर अरुण जेटली जी ने, नेता सदन ने राज्यसभा में चुनौती दी कि आओ, लोकतंत्र में बहस का मुद्दा होता है, बहस करो, लेकिन कोई जवाब नहीं। इतने इंपॉर्टेंट बिल्स हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, इन पे डिस्कशन होना है, कोई डिस्कशन नहीं, खाली हो हल्ला और राजनीति का, देश के विकास का फोरम है संसद। लेकिन राजनीति का फोरम बनाकर अपने भ्रष्टाचार को दबाने की बात करना, एक तो अपराध करो, अदालत से लड़, अब अदालत दबाव में आएगी क्या? ये गलत फहमी है। सोनिया जी को खुश करने के लिए और राहुल गांधी को खुश करने के लिए संसद का सहारा मत लीजिए। क्विक रिस्पॉन्स जयवीर शेरगिल आप दीजिए, फिर दूसरे पैनलिस्ट से उनका व्यू लेते हैं। जी जयवीर, और इस पॉइंट पे कि राहुल गांधी इस पर आकर संसद में क्यों नहीं बोलते? अगर ये मामला आपको उठाना है संसद में तो बहस करवाइए ना। क्विक रिस्पॉन्स, दो बातें रखूं। अच्छा लगा बीजेपी प्रवक्ता को सुनते हुए कि संसद चलना चाहिए, बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल और अरुण जेटली की दुहाई दी जा रही है। भूल गए 2011 अमित शाह जब अरेस्ट हुए थे, कोर्ट के ऑर्डर से जीएसटी बिल रोक दिया गया था। न्यूज रिपोर्ट मेरे सामने है, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस। पहला। दूसरा, सिर्फ मध्य प्रदेश और गुजरात जीएसटी को ब्लॉक किया सिर्फ अमित शाह की अरेस्ट पे। आज याददाश्त पे थोड़ा जोर डालिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। तीसरा, जो पहले हुआ उसके बारे में क्या? व्हाट अबाउट दैट? एक मिनट, आप बहस नेशनल हेराल्ड की बहस करिए, वो कह रहे हैं बहस करिए आप संसद में। कांग्रेस पार्टी तमन्ना जी बहस करने, नेशनल हेराल्ड केस पार्लियामेंट पे, उस पर कोई बहस नहीं होगी। मैंने आपको टोका नहीं सर, मैं इज्जत करता हूं, मैंने आपको टोका नहीं, प्लीज मुझे मत टोकिए। नहीं। नेशनल हेराल्ड केस
कि कानूनी जो पहलू हैं उस पे कांग्रेस पार्टी नहीं बहस करेगी। अगर आप नेशनल हेरिटेज केस को पार्लियामेंट में उठा रहे हैं तो उसको बहस के रूप में उठाइए। केटीएस तुलसी साहब, इसमें बताइए कि केस अब कोर्ट में है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट उसकी वजह से नहीं चल रहा है। जो प्योर लॉजिकल सवाल है कि अगर आपको संसद में इस मामले को उठाना है तो उस पर बहस कराइए। संसद में काम नहीं होने देने का क्या तर्क है? तर्क ये है कि धारणा ऐसी है, यही लगता है बहुत सारे मेंबर्स को और बहुत सारी पार्टीज को कि सत्ता पक्ष के लिए एक अलग संविधान है शायद, और विपक्ष के लिए कुछ दूसरा कानून है। सत्ता पक्ष के लिए पीनल कोड एक है, मंत्रियों के लिए अलग कानून है, मुख्यमंत्रियों के लिए अलग कानून है, और विपक्ष के लिए दूसरा कानून है। तो आप समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस के स्टैंड का? मैं ये समझता हूं कि जब तक ये विश्वास नहीं दिलाया जाता सरकार द्वारा कि एक कानून बराबर लागू होता है। मैं आपको दो उदाहरण देना चाहता हूं। एक, आम आदमी पार्टी के मंत्री के खिलाफ इल्जाम था कि उन्होंने झूठा एफिडेविट फाइल किया अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में। यही इल्जाम 3 केंद्र के मंत्री जो हैं उनके खिलाफ भी था, मगर आम आदमी पार्टी विपक्ष में है, उनके साथ इनकी बनती नहीं है, तो उसको रात को उसके खिलाफ 1 बजे एफआईआर लिखी गई। प्लीज इस केस पर अगर हम स्टिक करें, मैं आपका पॉइंट समझ रही हूँ। आप कह रहे हैं कि एक जगह जो प्रक्रिया होनी है मैं आपको सरकार की तरफ से तेज होती है, यहाँ पर धीरे होती है, लेकिन जब कोर्ट में केस आया है तो नहीं, धीरे नहीं होती ही नहीं है। अच्छा, होती ही नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि धीरे होती है, होती ही नहीं है। ओके, आप बताइए कि मुख्यमंत्री राजस्थान, उनके पुत्र ने एक कंपनी बनाई जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपया ललित मोदी जो भगोड़ा है उसने डाला, 10 रुपए का शेयर 9,000 में खरीदा। लेकिन इसके पहले अजय सिंह, इस तू में काफी समय पहले ही बर्बाद हो गया है। क्या इस केस के बाद, और चूंकि इस केस पे पर्सनली सोनिया और राहुल गांधी पेश होंगे, उन पर ये केस चल रहा है, इसके बाद और भी चीजें खराब होने जा रही है विपक्ष और सरकार के बीच में? जी हाँ, साफ तौर पे जो जिस तरह की स्थिति बन रही है उसमें तो यही लग रहा है कि कहीं पे एक जो लग रहा था कि कंसिलिएशन वाला एक अप्रोच होगा, तो वो तो दिखाई नहीं दे रहा है। हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है अभी जब कांग्रेस के जो स्पोक्समैन है वो बोल रहे थे 99 में, अगर थोड़ा सा आप जाएं पीछे तो आपको मालूम होगा सुब्रमण्यम स्वामी कांग्रेस के बहुत खास थे। सोनिया जी, अगर आपको याद हो तो वाजपेयी जी की जो सरकार गई थी एक वोट से, उसमें उनका अहम रोल था। तो आखिर होता क्या है कि एक जमाने में सोनिया जी और वो साथ होते हैं और बाद में जब वो अलग हो जाते हैं तो आरोप इस तरह के लगने लगते हैं। तो अगर आप देखिए तो बड़ा साफ है केस जो है वो कहीं उसमें सरकार का रोल तो हमें दिखाई नहीं देता है। बहुत साफ है केस, और उसमें जाके पार्लियामेंट रोकना, हमें उसका जो तथ्य है और जो तर्क है वो समझ में नहीं आता। ओके, तो राम कृपाल जी, कम से कम जो ये दलील है सरकार की, क्या अब इसको आगे बढ़ाने के लिए जो कांग्रेस पार्टी जरूर कोशिश करेगी कि इसको आगे बढ़ाए, उन्हें अब कुछ ठोस लेकर आना होगा सामने, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि ये वेंडेटा है, ये बदले की भावना से है, तो उनको वो तार जोड़ के बताने पड़ेंगे। क्योंकि एक बार जब कोर्ट में केस चली गई है, कोर्ट में उसको कुछ दम मिला है पहली नजर में, तब किस हद तक ये आर्ग्यूमेंट आगे बढ़ सकती है, इसमें कितना दम नजर आ रहा है आपको? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। बहुत बात मुझे समझ में नहीं आता है कि इसमें सुब्रमण्यम स्वामी कहां से इशू बन रहे हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अगर उनकी जगह किसी और ने पिटीशन फाइल किया होता तो जो हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है वो डिफरेंट होता, या हाई कोर्ट या अदालतें ये देख के काम कर रही हैं कि कौन ये शिकायत करने वाला कौन है?
देखिए, दो चीज है। आदरणीय तुलसी को भी मैं अभी सुन रहा था, उन्होंने कहा ऐसी धारणा बन रही है। अदालतें धारणा पे काम नहीं करती हैं, और धारणा पे ना काम नहीं करती है, फैक्ट्स पे काम करती हैं। नहीं कर रहा हूं, ट्रूथ इज अदालत की बात नहीं कर रहा हूं, सरकार की कार्रवाई की बात कर रहा हूं। पहले मेरी कृपया बात सुन लीजिए, मैंने बीच में नहीं बोला था आपके। ट्रूथ इज ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव, पहली बात ये जान लीजिए। दूसरी बात मैं बहुत संक्षेप में पॉइंट्स कहूंगा। अभी 4 दिन पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट हो रही थी, इंटॉलरेंस पे डिबेट हो रही थी, तो बाकायदा नोटिस दिया गया था। क्या इंटॉलरेंस से भी ये बड़ा मुद्दा हो गया है कि बिना नोटिस दिए? कल मैं पूरी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग देख रहा था, बार बार पूछा जा रहा था कि भाई प्रॉब्लम क्या है, बताइए न, किस बात पर। ये तो ऐसा हुआ जैसे एक पेशेंट अस्पताल में जाए और कहे कि मुझे तकलीफ है, डॉक्टर पूछता है भाई कि किस बात की तकलीफ है, कहे जी नहीं मुझे तकलीफ है, इलाज करो। ये अजीब हो रहा है। ये तो मैंने सुना था कि कम्युनिस्टों के बारे में कहा जाता था जी कि श्रमिक अधिनायकत्व तो पार्टी अधिनायकत्व बन जाता है, और पार्टी अधिनायकत्व तो व्यक्ति अधिनायकत्व बन जाता है। पहली बार मैं ये देख रहा हूं, मोनार्की से भी बदतर स्थिति है। मोनार्की में होता था कि किंग कैन डू नहीं, यहाँ पे ये हो रहा है कि अदालत ने हमें बुला कैसे लिया। मैं बता दूं आपको, बाबरी मस्जिद कांड में बेइज्जत हो गए। जयवीर शेरगिल कह रहे हैं आप विपक्ष की इज्जत करना सीखिए, विपक्ष की इज्जत करना सीखिए, लेकिन कोर्ट ने बुला लिया तो इसमें इज्जत का कहाँ क्वेश्चन हो गया। और जो पॉइंट रामकृपाल जी पूछ रहे हैं जयवीर शेरगिल, इसका आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी को आप किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं? जो भी केस फाइल करता हो शायद यही नतीजा पहुंचता है, या आप कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं कोर्ट की मंशा के बारे में? तमन्ना जी, मैं दोबारा दोहरा देता हूं। देखिए, कोर्ट ने आज एक फाइंडिंग दी है, हम उसकी पूरी इज्जत करते हैं, हम उसको चैलेंज भी करेंगे और हम साबित करेंगे जो भी आज हाईकोर्ट की फाइंडिंग है वो गलत है, पूरी इज्जत के साथ। दूसरा, एक वकील हूं, आपको बता दूं, वकालत में एक बहुत इंग्लिश का है, अ लिटिगेंट शुड कम टू द कोर्ट विद क्लीन हैंड्स एंड नॉट विद एनी अदर मोटिव। सुब्रमण्यम स्वामी और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास उठा के दे दे, चाहे वो श्री राहुल गांधी की सिटीजनशिप रो हो, चाहे श्रीमती सोनिया गांधी की बात हो, चाहे किसी और की बात हो। बीजेपी, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मुझे पूरा बात करने दीजिए। इस लॉजिक से अगर कोई भी कल केस आता है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ, तो उसके क्लीन हैंड्स नहीं है, ऑटोमेटिकली क्लीन हैंड्स नहीं है। उनकी जो भी कारण हो वो, अगर मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, फाइट कीजिए। तमन्ना जी, आप मुझे उदाहरण देने का समय देंगी तो मैं अपनी बात रख सकता हूं। आपके चैनल पे 5 लोग बैठे हैं, 5 से 6 पैनलिस्ट बैठे हैं। सिर्फ तमन्ना जी के खिलाफ सबने पांचों ने कुछ किया है, पर सिर्फ तमन्ना जी पे आक्रमण हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, कैनस्टार, उसको डिविडेंड एज अ प्रॉफिट दिखाया, जैसे ही एसोसिएटेड जर्नल की लग रही है। सुब्रमण्यम स्वामी उस पे सो रहे थे। पंकजा मुंडे 206 करोड़, नितिन गडकरी 165 करोड़, सुषमा स्वराज एक मिनट सुषमा स्वराज 165 करोड़। अगर ये ढोंग नहीं है तो क्या है? ढोंग नहीं है तो क्या है? मैं ये कह रहा हूँ, पिछले 20 महीने में आपका व्यू मैं जानना चाहूंगी। एक मिनट तमन्ना जी, एक और बात रखना चाहता हूँ। 1 मिनट, आप तो आधे घंटे से बोल रहे हैं। नहीं, यहाँ पर शरद प्रधान जी, जो लॉजिक दिया जा रहा है कि इस केस को भी देखो, इस केस को भी देखो, इस केस को भी देखो, वो हर कॉन्टेक्स्ट में हर बार दिया जा सकता है। अब इसी केस की हम बात करें और इस केस को इतना क्यों उठाया जा रहा है? यहाँ कुछ हफ्ते पहले कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, वीरभद्र सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, तब इस तरह का गुस्सा नजर नहीं आया, इतना तो आप मानते हैं? तमन्ना, ये जो है, ये इन सबकी बातों से, दोनों नेताओं के, पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के बातों से साफ जाहिर होता है कि इस देश में अभी भी हम एक फ्यूडल लाइफ लिए। जो पार्टीज हैं, इनके लीडर इतने ज्यादा फ्यूडल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, जो पावर में होते हैं तो अपने आप को ये बिल्कुल लॉर्ड समझते हैं, इम्यून कानून से और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। जो भी जब बीजेपी करती थी और एक दूसरे के उदाहरण देते हैं, उसकी जो गलत उन्होंने किया उसका उदाहरण देके अपने को इम्यून बनाना चाहते हैं उस कानून से। बड़ा दुर्भाग्य है
ये दिखाता है कि इस तरीके की डेमोक्रेसी हम लोग ये बड़ी बड़ी पार्टीज डील कर रहे हैं। और जो बड़े लीडर्स होते हैं पार्टी के, जैसे सोनिया गांधी और राहुल गांधी कर रहे हैं इसमें, वो ये जाहिर करना चाहते हैं कि वो जो रामकृपाल जी ने बड़ी सही बात की कि हमको बुला कैसे लिया कोर्ट ने, हम तो राजा हैं, हमको कैसे बुला लिया। यही चीज जब ये पॉलिटिकल, जब ये बीजेपी पावर में थी तो इनके भी बड़े बड़े लीडर्स इसी तरह की हरकतें कई केसेस में कर चुके हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि काश नेशनल हेल्थ, मेरा नेशनल हेल्थ का मुझे बड़ा एक्सपीरियंस है, मैं वहां का ट्रेड यूनियन लीडर भी रहा हूं, रिपोर्टर भी रहा हूं उसमें बरसों पहले। वहां का ये आलम है, काश जिस तरह कर्मठता और उसके पैशन के साथ ये लोग आज अपने करप्शन के केस को डिफेंड करने आए हैं कांग्रेस वाले, काश इस तरीके से उन्होंने डिफेंड किया होता। पार्टी को रिवाइव करने, जैसा आपने कहा ना कि प्रयास हो रहा है नेशनल हेल्थ के जरिए से, काश उस अखबार में अगर इसी तरीके से जान लगाई होती तो अखबार रिवाइव हो जाता, वहां के एम्प्लॉइज भूखों नहीं मरते। नहीं, जिस तरीके से उस अखबार की हालत करी है इन्होंने खुद। केस की डिटेल में हम फिलहाल नहीं जा रहे क्योंकि वहां तो आरोप है कि रियल एस्टेट का पूरा वहां कारोबार बन गया और कई करोड़ों की प्रॉपर्टी हड़प ली गई। मैं जानता हूं, पूरी डिटेल जानता हूं। नहीं जा रहे हैं उस केस के इस वक्त, क्योंकि इस केस के बेसिस पर एक दूसरी राजनीतिक कोशिश नजर आ रही है। सिद्दीकी साहब, इस पर आप बताएं, जो हमें समझ में आ रहा है कि सोनिया और राहुल गांधी इसको अपने आप पर पर्सनल अटैक बता रहे हैं और इस तरह से बता रहे हैं कि देखिए हमें किस तरह से टारगेट किया जा रहा है। इसको एक रिवाइवल की कोशिश भी कही जा सकती है। ये ट्विस्ट है सिद्दीकी साहब, ट्विस्ट करना। तमन्ना जी देखिए, ऐसा है कि ये तमन्ना जी ऐसा है, ये मामला जो है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का ज्यादा है। अब इसमें समाजवादी पार्टी अगर कुछ बोलेगी तो वही वाले हालात होंगे कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो कल भी इसी डिबेट पे हमको आपने बैठाया था और 2-3 चीजें हमने भी बोलने का मौका हमको मिला था। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो माहौल है इस वक्त आपकी डिबेट में लोग बैठे हैं, बहुत ही तालीम याफ्ता लोग बैठे हैं, बहुत ही काबिल हैं और बहुत ही बड़े दानिश्वर हैं, बुद्धिजीवी हैं। मैं तो बहुत छोटा इंसान हूं और मैं इतना कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक सोच अपनी जाहिर कर सकता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे देश के राष्ट्रपति ने अभी थोड़े दिन पहले एक बहुत सख्त आदेश, एक बहुत सख्त मैसेज कह लीजिए दिया था नरेंद्र मोदी साहब को कि देश में असहिष्णुता बहुत बुरी तरह से फैल चुकी है, इसको खत्म करने का काम करें, मुल्क को बांटने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं उनको रोका जाए। तो इस पे भारतीय जनता पार्टी की हर तरफ बदनामी हो रही थी क्योंकि मीडिया इसे लगातार दिखा रहा था, प्रिंट मीडिया में भी था, सोशल मीडिया में भी था और आग के जंगल की आग की तरह ये चीज फैल गई थी। तो इसको हमें लगता है, जो मेरा और है कि राष्ट्रपति का ये संदेश था और मोदी जी को मालूम था कि सरकार की बदनामी हो रही है, हालात वो दिल्ली में देख चुके, हमारे यहाँ पंचायत चुनाव में देख चुके, बिहार में देख चुके, तो उन्होंने माइंड डाइवर्ट करने के लिए एक कंधा तलाश किया, एक बंदूक रखने के लिए कंधा तलाश किया है और वो कंधा है सुब्रमण्यम स्वामी साहब का और टारगेट किया है उनको ताकि माइंड डाइवर्ट लोगों का किया जा सके। ये मेरी सोच है, असहिष्णुता की तरफ से हटाया गया क्योंकि बड़े बड़े लोग लेकिन इस कंस्पिरेसी इसके ऊपर बयान दे रहे थे, चाहे वो फिल्मी हस्तियां। अच्छा, इस कंस्पिरेसी थ्योरी में फिर अब ये चीज है कि 2013 से ये केस चल रहा है, ये क्या आप कहने की कोशिश करें कि कब कोर्ट में इस पर हियरिंग होगी, कब फैसला होगा या कब ऑर्डर होगा, वो सरकार तो तय नहीं करती। तो ये जो आप कंस्पिरेसी थियोरी दे रहे हैं इसके बीच में मतलब इसमें इसका बेसिस नहीं समझ में आ रहा है। जी शरद प्रधान, आप कुछ कह रहे हैं इस पर? मैं इसमें ये कहना चाहूंगा तमन्ना, ये चीज सरासर ये जो है वही वाली बात कि हम इम्यून है कानून से, अगर कानून ऐसा कर रहा है तो किसी इसके पीछे कोई मोटिवेशन है, षड्यंत्र है। ये कोई भी इनके खिलाफ ये नहीं, बिल्कुल ये षड्यंत्र को झूठा षड्यंत्र बना रहे हैं, इसको इशू बनाना चाहते हैं अपने आप को देश के कानून और कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर दिखाने के लिए। और कोई ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है कि कोई भी जना ये तय कर ले कि हम ये केस करेंगे और फला जज होगा और फला जज को हम इन्फ्लुएंस कर लेंगे और ये ऑर्डर होगा? चलिए एक बटन पुश करते हैं, दूसरी तरफ से खबरें जाएंगी, क्या ऐसा हो भी सकता है? कह रहे सिद्दीकी साहब, इससे पूछेंगे और कांग्रेस बीच से भी हम चर्चा जारी रखेंगे, छोटे से ब्रेक के बाद, जाएगा नहीं।
सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कोर्ट में पेशी के ऑर्डर के पीछे षड्यंत्र नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के नवाज सिद्दीकी को यहां पर केटीएस तुलसी जो वरिष्ठ वकील है वो कह रहे हैं कि क्यों कुछ ही केसेस पर सरकार इतनी एक्टिव नजर आती है। लेकिन तुलसी साहब, चूंकि आप वरिष्ठ वकील हैं, इस कंस्पिरेसी थ्योरी पर आपका क्या कहना है? क्योंकि जो पॉलिटिकल वेंडेटा का इल्जाम है उसके पीछे कहीं ना कहीं ये बात छुपी हुई है। हालांकि जयवीर शेरगिल बार बार कह रहे कि हम कोर्ट की इज्जत करते हैं, कहीं ना कहीं यही बात छुपी हुई है कि हमें परेशान करने के लिए आपने ये केस खड़ा किया है, हम पर दबाव डालने के लिए। जी, मैं केस की मेरिट्स में नहीं जाता हूं, क्योंकि वो केस जो है अदालत में लड़ा जाएगा। मगर मैं पार्लियामेंट में क्यों बहुत सारे सांसद इससे उत्तेजित हैं, वो इसलिए कि सिर्फ विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है और मंत्री जिनके खिलाफ बहुत गंभीर इल्जाम हैं, किसी का मर्डर, किसी का रेप, किसी के खिलाफ झूठे एफिडेविट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। कानून बराबर होता है, हमने तो यही पढ़ा है भारत के संविधान में। मगर इन्होंने जो कानून मंत्रियों के लिए लागू किया है उसमें कोई जुर्म होता ही नहीं। पीनल कोड भी उनका अलग है, विपक्ष के लिए दूसरा है। इस तरह से कैसे सांसद चल सकता है, कैसे लोकतंत्र चल सकता है? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि वो सबको कानून सबके ऊपर बराबर लागू क्यों नहीं करते हैं? इसका जवाब ईडी ने बंद कर दिया, ईडी को निकाल दिया। बीजेपी नेता प्रभात झा इसका जवाब देंगे। केटीएस तुलसी का कहना है और जयवीर शेरगिल का भी ये पॉइंट है कि जहां तक आपके मंत्रियों पर इल्जाम की बात है वहां पर बहुत धीमे धीमे कार्रवाई हो रही है, जहां विपक्ष के नेताओं के केस कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जहां विपक्ष के नेताओं के केसेस है वो बहुत ही जल्दी आगे बढ़ते दिखाई देते हैं। इल्जाम और कोर्ट में दोनों अलग अलग बात। ये अदालत ने पेशी में बुलाया है उनको, हमने नहीं बुलाया है। ये इल्जाम नहीं है। नहीं, वो बुलाया ठीक है। तुलसी जी जैसे उसकी कोई चिंता नहीं है। अगर ये बात करते हैं, मुझे कांग्रेस की बात तो समझ में आती है कि वो अपने नेता को खुश करने के लिए बोल रहे होंगे, लेकिन अगर तुलसी जी ये बात करते हैं जो कानून के बहुत बड़े, अगर जवाब नहीं है तो आप कहिए ना कि जवाब नहीं है। नहीं, जवाब नहीं है। आपको दुख होता है क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। क्या कोर्ट की आपको दुख इसलिए होता है कि आपके पास जवाब नहीं है। क्या सरकार तुलसी जी आपके पास जवाब ही नहीं है, चलाती है? उनका जवाब सुन लीजिए। आप बात का जवाब दीजिए। नहीं, तुलसी जी आपके पास जवाब नहीं है। क्या सरकार अदालत चलाती है? मैं प्रधान जी के सरकार एफआईआर तो लिखती है कि क्यों बुलाया गया। सरकार एफआईआर तो लिखती है। हमारी तो, हम तो राजा हैं, अदालत ने बुला लिया तो क्यों तोहिन हो गई? आपको प्रस्तुत होना चाहिए। मंत्रियों के खिलाफ किसने एफआईआर लिखनी है? नहीं, आपके मंत्रियों के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं लिखी जाती है? जयवीर मंत्रियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप क्यों नहीं जाते अदालत में? कांग्रेस का समर्थन करने वाले दो वकील हैं हमारे पैनल पर, केटीएस तुलसी और जयवीर शेरगिल, और दोनों से यही सवाल है। और जयवीर जी, आप फिर से शायद कहेंगे कि कोर्ट का हम आदर करते, वो अपनी जगह पर है, लेकिन आप दोनों को कैसे लिंक कर रहे हैं? वो एक तरफ कोई कंप्लेंट करता है, लेकिन अगर कोर्ट में केस आ गई है तो उस पर आप कैसे इसको पॉलिटिकल वेंडेटा कह रहे हैं, लिंक कैसे कर रहे हैं? उसका जवाब आपने अभी तक दिया नहीं है। बिल्कुल दे भी नहीं पाएंगे तमन्ना जी, उत्तर दे भी नहीं पाएंगे। मैं पहले तो बिल सर, आपकी बात खत्म हो गई हो तो मैं अपनी बात रखूं कि आपने और बोलना तो थोड़ा और बोल लीजिए, मैं फिर बोलूं। पहली बात, बीजेपी प्रवक्ता का तो मैं थोड़ा ये भ्रम तोड़ दूं, बीजेपी प्रवक्ता का ये भ्रम तोड़ दूं। बार बार बोल रहे हैं हमने नहीं बुलाया, कोर्ट ने बुलाया है। क्या निहाल चंद को पुलिस बार बार बुला रही है, पर कंधे से कंधा मिला के प्रधानमंत्री के साथ बैठते हैं संसद में बलात्कार के आरोपी, तो थोड़ा धक्का मार के उनको भी पुलिस के पास भेजिए। कांग्रेस नहीं बुला रही, वसुंधरा राजे बुला रही कि पुलिस बुला रही है, पहला। दूसरा, आप धैर्य रखिए, मैंने आपको नहीं टोका, आप भी मत टोकिए। दूसरा, और आज आप तमन्ना जी आप कह रही हैं और ये कह रहे हैं कि ये कानूनी मामला है, इसको वेंडिटा क्यों कहा जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी नेशनल हेरल्ड को एक राजनीतिक रंग दे रही है। क्यों? अगर ये कानूनी मामला है, क्यों सुब्रमण्यम स्वामी डंके की चोट पे बोलते हैं मैंने ईडी का नोटिस दिलवाया, मैंने इनकम टैक्स का नोटिस दिलवाया,
भारतीय जनता पार्टी पिछले 20 महीने से हर एजेंसी को कठपुतली की तरह कांग्रेस के खिलाफ ही क्यों इस्तेमाल कर रही है? एक पैटर्न है। नेशनल हेराल्ड को छोड़िए, 20 महीने में बेटी बचाओ की बात करते हैं। वीरभद्र सिंह जी की बेटी की शादी हो रही थी, वो कोई तड़ी पार अमित शाह की तरह कि आपने उनकी शादी वाले दिन रेड करवाया? जरूर करवाते। दूसरा लेकिन तब आप इतने नाराज नहीं हुए थे, तब आप लोग इतने नाराज नहीं हुए थे जब वीरभद्र सिंह। एक मिनट सुनिए, अब घड़ा भर गया है, पानी सिर के ऊपर से चला गया है। आप गड़ा भर व्यापम स्कैम में अब राहुल तमन्ना जी आखिरी बात हुई है, व्यापम स्कैम में मान लीजिए कि अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बात हुई है और उनको कोर्ट में पेश होना होगा। यहाँ पर हर उस कांग्रेस नेता की बात है, इसमें क्या तकलीफ है? आपको रणनीति अब नजर आ रही है कि इसमें विक्टिम कार्ड खेलेंगे। अच्छी रणनीति है, अच्छी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। हम कह रहे हैं कि अच्छी स्ट्रैटेजी, कोई विक्टिम कार्ड नहीं है। मैं पहले ये बात साबित कर दूं तमन्ना जी, विक्टिम कार्ड कोई नहीं है। बीजेपी का तो जन्म ही सन 1983 में हुआ है। कांग्रेस इतिहास में कई ऐसे झूठे केसों का सामना कर चुकी है। ये एक इक्के दुक्के केस हमें परेशान नहीं करते। पहली बात तो ये साफ आप चलने दीजिए काम संसद में, ये साफ कर दूं, अब पानी सबसे ऊपर चला गया है। 20 महीने में आप कार्रवाई करवाइए, हम लड़ रहे हैं, आप बराबर की कार्रवाई कर रहे हैं कोर्ट को, ये कोर्ट पे प्रेशर डाल रहे हैं। पर सड़कों पे और सांसद में एक कड़ा संदेश देंगे भारतीय जनता पार्टी को कि वो एक बुलडोजर ऑपोजिशन पे नहीं चला सकते। आप मुझे पूछे, ये बीजेपी का कल्चर बन गया है। कोर्ट को संदेश दे रहे हैं। तेलवर्ड, फोर्ड फाउंडेशन, शरद प्रधान कह रहे हैं आप कोर्ट को संदेश दे रहे हैं कि उतार दिया। आप जो पॉइंट शरद प्रधान का पॉइंट इंटरेस्टिंग है। शरद प्रधान कह रहे हैं कि कोर्ट को आप संदेश दे रहे हैं कि अगर हमको बुलाया तो हम इस देश में कोई बिल पास नहीं होने देंगे। हमको आपने बुलाने की जुर्रत कर ली। ये नाजायज, और जो कि नाजायज काम है, एडवोकेट होकर ऐसी बात कर रहे हैं, लॉयर होकर ऐसी बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, नहीं, शरद प्रधान कानून गलत है। आप यू आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द कोर्ट। undue प्रेशर डालना चाह रहे हैं आप नाजायज तरीके से। अरे आप बताइए, आप दोनों जने वकील हैं, हमें डरा नहीं रख सकते। संसद और कोर्ट का क्या कनेक्शन है? और जो पॉइंट जयवीर जी नहीं मान रहे हैं, लेकिन हम अपने जो एनालिस्ट हैं उनसे पूछेंगे। मैं आपको कनेक्शन बता रहा हूं, आप मेरी नहीं, आई कम बैक टू जयवीर। इस छोटे से ब्रेक के बाद हम इस बात पर भी डिस्कशन करेंगे कि जो विक्टिम कार्ड की हम बात कर रहे हैं, क्या उसे खेलने की कोशिश की जा रही है और उसका कितना राजनीतिक फायदा मिलेगा कांग्रेस पार्टी को। इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद जारी करेंगे। कोर्ट और संसद में क्या कनेक्शन है, इस सवाल का जवाब अभी तक मिला नहीं आवाज अड्डा की इस गर्म बहस में। लेकिन अब हम एक दूसरा सवाल लेकर सामने आ रहे हैं। अजय सिंह, जो पॉइंट पहले भी रखा गया था, क्या इस नेशनल हेराल्ड केस के बेसिस पर कांग्रेस ने अब दूसरी रणनीति अपनाई है? और आपने भी अपने लेख में इसकी तरफ इशारा किया है आज अजय सिंह। सोनिया गांधी अपने आप को विक्टिम बना रही है इस केस में और इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करे, अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश करे इसके बेसिस पर। देखिए, ये केस एक रियल एस्टेट का केस बन गया है। मतलब नेशनल हेराल्ड से हमारा भी संबंध रहा है और नेशनल हेराल्ड बड़ा अच्छा अखबार होता था। देखते देखते वो रियल एस्टेट में टर्न हो गया और जिस तरह का केस सामने आ रहा है उसमें कोई बहुत अच्छे फैक्ट सामने नहीं आ रहे हैं, अनसेवरी फैक्ट्स है। हमारा कहना यह है कि जिस तरह से सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी कंपैरिजन हो रहा है, दोनों में बहुत अंतर है। इंदिरा गांधी का अगर आप देखें केस, जो हिस्ट्री थी उसमें इंदिरा गांधी विक्टिमाइजेशन उनका दिखाई दिया था और लोगों ने मान लिया था। यहाँ पे एक अजीब सी एरोगेंस है, हुब्रिस है कि साहब हम नहीं जाएंगे, हम इतनी हिम्मत कैसे है कि हमको आपने कोर्ट में बुला दिया। और ये हमने कभी देखा नहीं है। किसी भी मैच्योर्ड जो नेता होता है वो कोर्ट के इस तरह के उस पे हमने इस तरह के रिएक्शन देखे नहीं। तो हमें ये लग रहा है कि ये इनका एफर्ट जो है वो इंदिरा जी से अपने को जोड़ना और वो विक्टिमाइजेशन अपना दिखाना, वो एक अजीब सा भौंडा एक एफर्ट है।
रामकृपाल जी, एफर्ट कहां तक चलेगी? क्योंकि कम से कम इतना तो मानना होगा कि इस वक्त इस मुद्दे पर विपक्ष काफी एकजुट हो गई है। ऑफिशियली तो समाजवादी पार्टी ने आज वॉकआउट नहीं किया इस मुद्दे पर, लेकिन सिद्दीकी साहब यहां पर समर्थन में नजर आ रहे हैं कुछ हद तक। दूसरी जो पार्टियां हैं वो समर्थन दे रही है कांग्रेस को इस पर, तो उतना तो उन्होंने उतना तो हासिल कर ही लिया है इस प्रयास में। रामकृपाल जी, तमन्ना जी, सवाल बहुत सारे आपकी तरफ से भी हो गए हैं और कुछ। पहला एक सवाल आपका था कि क्या ये बेचारा बनने की एक सफल या असफल कोशिश है, तो मैं कहूंगा कि यस। इस मुल्क में आज से नहीं, बहुत पहले से जो बेचारा जनता की आंख में बन जाता है, सहानुभूति उसकी तरफ हो जाती है, नो डाउट। लेकिन लोकतंत्र में सत्ता की मालिक जनता होती है। जनता के लिए सिर्फ दो ही विकल्प हैं, या तो अदालत है या संसद है। दो ही जगह वो आंख अपनी उठा के देखती रहती है। लेकिन इस देश के पॉलिटिकल पार्टी में नेता हों या छोटे नेता हों, सत्ता में हो विपक्ष में हो, उनके लिए न अदालत है न संसद है। वो सारे फैसले खा पंचायत की तरह सड़क पे करेंगे और जनता तमाशबीन बनी रहेगी। ये देखते हुए कि जीएसटी हो या कोई भी चीज हो। तो मेरा ये कहना है, एक सवाल मैं केवल ये पूछ रहा था, चैनल पे बीजेपी और कांग्रेस के लोग बात कर सकते हैं, संसद में बात नहीं करेंगे। भाई, इसका कोई रीजन है? संसद ऐसी कौन सी चीज हो गई है? क्या ये लोग माना जा रहा है कि 2009 से 2014 तक जिसने संसद ठप कराई वो जीत जाता है? इसलिए चलो एक कोशिश हम भी यही करते हैं, अगले 4 साल तक संसद को न चलने दें। शायद इसीलिए जो संसद को ठप कराता है वो जीत जाता है। जयवीर, आपका रिस्पॉन्स। 2009 से 2015 तक एक बड़ा गंदा खेल शुरू हुआ है और उस खेल की एक पराकाष्ठा है ये, और उसमें बदला है, ये भी तो बदला है। राजनीतिक बदला तो ये भी है कि आपने हमको नहीं काम करने दिया, हम आपको नहीं काम करने देंगे। जयवीर, मैं आशा करता हूं कि जितना टाइम आपने इनको दिया उतना ही बिना इंटरप्शन के मुझे मिलेगा। सबसे पहले ये रटी हुई डायलॉग, ये लाइनबाजी, ये कांग्रेस का रिवाइवल, ये जब बीजेपी, ये मैं बहुत सुन चुका हूं। भूमि अधिग्रहण कानून आया, श्रीमती सोनिया गांधी रिवाइवल करना चाहती हैं। धर्म, जो रिलीजियस इंटॉलरेंस, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, जनता इनको माफ नहीं करेगी। लैंड एक्विजिशन, सब तो ये मैं सब सुन चुका हूं। इस बदले की राजनीति का जनता की ड्योढ़ी पे इनको करारा जवाब मिलेगा। आज मैं लिख के दे देता हूं। दूसरा, आप बार बार कह रही हैं कि कनेक्शन क्या है? क्या संसद रिफॉर्म्स के नाम पे एक जो ब्रूटल मर्डर हो रहा है लोकतंत्र डेमोक्रेसी का, वो हम नहीं सहेंगे। पिछले 20 महीने में चुन चुन के हमारे नेताओं पे वार हो रहे हैं, ये हम नहीं सहेंगे। अगर कोर्ट ने बुलाया है, हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, पर आप उस बात को राजनीतिक रंग देना बंद कीजिए। तीसरा, जब आप कहते हैं कि कोर्ट नहीं जाएंगे, क्या कानून में यह प्रोविजन नहीं दी गई राइट टू अपील? अगर श्रीमती सोनिया गांधी ने उसी कानून का सहारा लेते हुए एक सम्मन को अपील कर दिया, तो इसमें इतनी जलन किस बात की? तो हटा दीजिए वो धारा। साहब आपको बताएंगे कि राइट टू अपील की धारा है। चौथा, अगर नहीं, आखिरी बात, अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी ही लड़ाई लड़ना चाहते हैं जितना नेशनल हेरल्ड के ये प्रवक्ता, जितने पत्रकार बात कर रहे हैं, सेक्शन 13A इनकम टैक्स उठा के देखिए तो जनाब, उसमें लिखा है कोई भी राजनीतिक दल किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके इनकम ले सकता है। दूसरा, सुब्रमण्यम स्वामी जी की कंप्लेंट उठाइए, कहीं लिखा है कि श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने 1 रुपया भी यंग इंडिया से लिया हो? नहीं। ओके, प्रभात झा, आपका रिस्पांस। लेकिन क्या ये कहीं नहीं लिखा? तीसरा, क्या ये भी सही नहीं? आप चौथे से तीसरे पे फिर से आ गए जयवीर जी। आप प्रभात झा को भी जवाब देने दीजिए बस एक पॉइंट के साथ, क्योंकि ये एक आरोप है केस में कि कांग्रेस पार्टी का किसी कंपनी को लोन देना ये भी कानून के खिलाफ है। खैर, इसको आप लड़ेंगे कोर्ट में जाके। प्रभात झा, आपका रिस्पांस। पैसा लिया पार्टी ने और लगा दिया कहां पर? ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? और अगर ये अदालत में है तो अदालत फैसला करेगा।
संसद में बहस के लिए तैयार है, उसके बाद इस तरह की बातें करना, ये सिर्फ, और ये जो बात कही जा रही है कि संसद नहीं चलने देंगे, देश की जनता 68 साल में बहुत जागरूक हो गई है और ये बेलाप रोने से कोई मतलब नहीं है। आपके रोने से जनता समझती है, नाटक भी समझती है, असलियत भी। आपके लिए महंगाई मुद्दा नहीं है, आपके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है, आपके लिए जीएसटी बिल महत्वपूर्ण नहीं है, आपके लिए जो देश के संसद में अनेक बिल आने वो महत्वपूर्ण नहीं है। नहीं, भारत पाकिस्तान के बीच में जो बातचीत हो रही है उस पर कल अगर संसद में बात होगी वो आप होने देंगे या नहीं? एक चीज कहना चाहेंगे। जी बोलिए, जी बोलिए शरद प्रधान जी बोलिए, क्योंकि उन्होंने खास तमन्ना जी नेशनल हेराल्ड पत्रकारों की बात करते हुए कहा, तो शरद प्रधान को वहां पर कहने दीजिए। जी, स्मॉल इंटरवेंशन आई मे बी अलाउड। ओके, मैं कहना चाह रहा हूँ, जो शेरगिल साहब ने जो कंडेम किया अमित शाह वाला किस्सा सुना करके कि बीजेपी ने बड़ा गलत काम किया, तो बिल्कुल बिल्कुल सही किया, लेकिन ये वही नाजायज तरीका क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं जो बीजेपी ने अपने टाइम में इस्तेमाल किया था? इनको तो अपीयर होना चाहिए कोर्ट में और कहना चाहिए हम वो नहीं करेंगे जो अमित शाह को डिफेंड करने में, नाजायज तरीके से डिफेंड करने में बीजेपी ने किया। ये वही काम कर रहे हैं जिसके लिए उनको कंडेम करते हैं। ये इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा? और ये शो करता है कि ये नहीं चाहते हैं, बात कर रहे हैं नेशनल की प्रॉपर्टी, और ये तो उन्होंने कह दिया कि वो प्रॉपर्टी का पैसे का कुछ भी कर सकता है उसमें ट्रस्ट में। अरे जनाब, काश उनके एम्प्लॉइज के लिए किया होता, वो जिंदा, कई लोग भूखे मर गए, आपको पता, आपको अंदाजा नहीं होगा कि वहां क्या हालत हुई है लोगों की, दे दी गई है। उसको आप नाजायज नहीं समझते हैं, उसको आप नाजायज नहीं समझते हैं। जो मनी का वहां पे आफ्टर राजीव गांधी उस अखबार में किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया, पैसे के लिए इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ले रहे हैं, रियल एस्टेट में इंटरेस्ट ले रहे हैं। जी जयवीर जी। तमन्ना जी, स्मॉल इंटरवेंशन मैं करना चाहूंगा। सबसे पहले थोड़ा सा इन सबको जो ये बोल रहे थे जनाब जागरूक कर दूं, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 25 उठा के देख लीजिए, हम सबकी बहुत मदद हो जाएगी। कल को श्रीमती सोनिया गांधी और मिस्टर राहुल गांधी चाहे कानून के अंदर 1 रुपया यंग इंडिया से नहीं निकाल सकते, पहला। दूसरा, मुझे बात तो पूरी रखनी चाहिए, इतनी हड़बड़ी क्यों हो जाती है? अगर कानून कोट कर रहा हूं, क्योंकि मैं पढ़ा हूं, आपको भी पढ़ा रहा हूं, सेक्शन 25 कंपनीज एक्ट सेक्शन 13 नहीं करते जी, मैं भी कानून पढ़ा हुआ बाय द वे। 6 नवंबर 2012 की 6 नवंबर 2000 सर मुझे बात रखो, 6 नवंबर 2012 में इलेक्शन कमीशन ने सुब्रमण्यम स्वामी को चिट्ठी लिखी थी, क्योंकि उनकी कंप्लेंट थी कि कांग्रेस पार्टी ने आगे लोन दे दिया, तो इलेक्शन कमीशन ने लिख के दिया। इसमें कोई गलत नहीं है, हर पॉलिटिकल पार्टी। इनकम टैक्स का एक ऑर्डर है, बीजेपी वर्सेस इनकम टैक्स है कि 2009 में राहुल गांधी ने डिक्लेयर नहीं किया था। जयवीर जी, ये भी आरोप है कि 2009 में राहुल गांधी ने डिक्लेयर नहीं किया था कि वो डायरेक्टर है, वो क्या हिस्सेदार है यंग इंडियन में, उसके डिटेल पर भी हम आ जाए। अगर हम केस की डिटेल में जा रहे हैं तो हर डिटेल में जाना होगा। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन लौटेंगे इस चर्चा के साथ, कुछ ही देर में, जाएगा नहीं। कौन किसके निशाने पर आवाज अड्डा में गर्म बहस हो रही है और आखिरी 5 मिनट में अब हम फॉरवर्ड लुकिंग रिमार्क्स लेंगे हमारे सारे पैनल से, आगे क्या होने वाला है। सिद्दीकी साहब, हमने देख लिया कि ऑपोजिशन यूनिटी काफी बन गई है, विपक्ष की दूसरी पार्टियां भी कांग्रेस के समर्थन में ज्यादा हद तक आ गई है इस मामले पर। आपको लगता है कि ये समर्थन आगे भी चलकर बढ़ेगा? तमन्ना जी, बहुत खूबसूरत शेर है, किसको कातिल मैं कहूं किसको मसीहा समझूं, किसको कातिल मैं कहूं किसको मसीहा समझूं, दोनों ही एक जैसे हैं किसे क्या समझूं। तो देखिए, दोनों ही एक जैसे ही हैं। एक मस्जिद का ताला खुलवाता है, दूसरा उसे गिरा देता है, तो दुनिया जानती है इनको अच्छी तरीके से। लेकिन हाँ, इस डिबेट से एक चीज ये साफ हो गई है कि एक फेदर और ऐड हो गया है सुब्रमण्यम स्वामी की कैप में, और दूसरी चीज हमको ये जानकारी अब हो गई पहली बार कि सोनिया गांधी जी जो है वो इंदिरा गांधी जी की बहू है। ये भी हमें आज पता लगा, कल पता लगा। ये 2-3 चीजें नई निकल के आई हैं। बस गुजारिश ये है कि संसद चलने दी जाए, क्योंकि संसद जनता के पैसे से चलती है, जनता बड़ी उम्मीदों से वहां पे भेजती है। उसका मसला, उसके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दिक्कतें, वो हल किए जाएं। अपना मैटर जो कोर्ट में अगर आपको बुलाया गया है तो सम्मानित कोर्ट में जाकर अपना उसका जो भी निस्तारण है उसको करें, लेकिन संसद को चलने दिया जाए। ओके, रामकृपाल जी। मैं सिर्फ एक लाइन कहूंगा तमन्ना जी,
कि जिन लोगों ने कभी अदालत की इज्जत रखने के लिए ऑर्डिनेंस को फाड़ा था, आज वही अदालत की इज्जत के पन्ने फाड़ रहे हैं। भगवान सद्बुद्धि दे, कम से कम संसद चले और इस बात का ध्यान रखा जाए कि अदालत पर परोक्ष रूप से हमले करने बंद किए जाए। सारे हमले अदालत पर हो रहे हैं, न कि पॉलिटिकल पार्टी पे हो रहे हैं। ओके, एंड में जयवीर शेरगिल, इसको कहां तक आप लोग खींच ले जाएंगे? क्योंकि पॉपुलर व्यू ये भी बन रही है कि आपका मामला है, आपको इसमें बुरा लगा है, आप कोर्ट में केस फाइट कीजिए, पूरे जोर शोर से फाइट कीजिए, लेकिन संसद में इसको ना लाए, लाना चाहते तो फिर बहस के रूप में लाएं। तमन्ना जी, बात यह है कि हमें मौजूदा सरकार पे भरोसा नहीं है। पिछले भ्रष्टाचार का चर्चा करना चाहते थे, प्रधानमंत्री आए नहीं। जीएसटी के 3 सुझाव लेके गए हैं, मीडिया में बहुत चलाया, आज तक कोई संदेश नहीं आया उस सुझाव के। शेर सब बोल रहे हैं तो मैं भी बोल देता हूं, आपकी आसमान में हस्ती है, मेरी जमीन पे बसती है, थोड़ा तुम झुक जाओ, थोड़ा मैं उठ जाता हूं, यही मिलने की सूरत बनती है। तो जब तक कानून एक बराबर सब पे नहीं लागू होगा, जैसे केटीएस तुलसी जी ने कहा है, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। प्रभा जी, अंत में तो भ्रष्टाचार का ढोंग बंद कीजिए, सब पे कानून एक बराबर लगाइए। शेर और शायरी के अलावा यहाँ पर कुछ तो मजबूरियां रही होंगी जी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। प्रभा जी, अंत में इन सब शेरो शायरी के अलावा आपको तो कहीं ना कहीं इसको एंड लाना ही पड़ेगा, क्योंकि काम तो आप ही को करवाना है, सरकार तो आप ही की है। देखिए, संसद तो दोनों दलों से चलता है, सत्ता और विपक्ष दोनों से चलता है, लेकिन मैं यहां पे कहना चाहता हूं कि अदालत का काम संसद नहीं कर सकती। संसद में बहस हो सकती है, अदालत का फैसला तो अदालत में होगा। हमारी नासमझी से अदालत कुछ भी नहीं हो सकता है। हम अपनी नासमझी को न दर्शाएं। जनता समझती है कि अदालत सरकार नहीं चलाती, अदालत ही चलाती। अजय सिंह, कंक्लूडिंग चलिए, ये अच्छा है कि अब इस मुद्दे से कलाकार और साहित्यकार अपना सम्मान वापस नहीं कर रहे हैं। बहस होती है जिसमें रिजिड स्थिति ले ली जाती है, उसमें बड़ा मुश्किल होता है कुछ कहना। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह ये अनफोल्ड हो रहे हैं इवेंट्स, उसमें जनता का राजनीतिक दलों से और नेताओं से एक आस्था और विश्वास हटता जा रहा है, और वो कोई बहुत अच्छा चीज नहीं है। अगर आने वाले टाइम में आप देखें तो शायद इनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, और ये विश्वास हट रहा है। लग रहा है कि जैसे लॉ अनटू देमसेल्व्स, एक नहीं होता है कि हम जो चाहें अगर हमने किया है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो स्थिति अच्छी नहीं है। शरद प्रधान जी, बिल्कुल अंत में ऐसा क्यों होता है कि हर संसद सत्र के समय कोई ना कोई बहाना मिल जाता है संसद को बिल्कुल नहीं चलने देने का? बिल्कुल, इसके पीछे जाहिर ये बात बड़ी क्लियर है कि इनको जनता से मतलब नहीं। जो जनता इलेक्ट करके इन्हें भेजती है, चाहे वो किसी पार्टी के हों, इनको उसके दर्द से कोई ताल्लुक नहीं है। इनको व्यक्तिगत बेनिफिट्स, व्यक्तिगत अपने जो भी फायदे मिल सकते हैं उसके लिए जाते हैं संसद में। अगर ये ना होता तो ऐसी स्थिति नहीं आती। ये करके ये जो अनड्यूली इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं कोर्ट को, ये बहुत नाजायज काम है और इनको वो गलत काम नहीं करना चाहिए जिसके लिए बीजेपी को ये कंडेम करते हैं। मैं यही कहूंगा, और सही कंडेम करते हैं, बीजेपी ने भी ऐसा किया है। तो ये अगर वही रिपीट करना है तो क्या फर्क है आप में और उनमें? तो एक तो पॉलिटिकल पार्टीज ये कहना बंद कर दे कि उन्होंने भी किया, जनता सब समझती है, उन्होंने किया तो हम भी कर रहे हैं। लोग ये सुनकर अब बोर हो गए, परेशान हो गए, थक गए। ये कहना आप लोग बंद करें और संसद में प्लीज काम कीजिए। इसी के लिए आप लोगों को चुना गया है। आपकी जो दूसरी लड़ाई है वो आप सड़कों पर जाकर लड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ आवाज अड्डा में आज शामिल होने के लिए। नमस्कार।